नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व। इस पूरे के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा विश्व था, उसके अंदर क्या बड़े परिवर्तन आए। हमें देखने को मिलेंगे कि साहब काफी सारे सामाजिक परिवर्तन आए, हमें देखने को मिलेंगे साहब काफी सारे राजनीतिक परिवर्तन आए और बड़े स्तर के ऊपर आर्थिक परिवर्तन आए, क्योंकि ये वो समय था जब पूरी दुनिया जो थी वो एक आर्थिक तौर पर बड़ी मुश्किलों से जूझ रही थी। ये वो भी समय था जब हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे अफ्रीका के, काफी सारे एशिया के जो देश थे, उनको स्वतंत्रता मिल गई थी। उपनिवेशिक शासन से उनको पूर्णतः स्वतंत्रता वहां पर मिल गई थी। चलिए तो बात करते हैं साहब भाग नंबर फर्स्ट के अंदर। इस पूरी के पूरे चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, स्थिति क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि साहब द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर और 1945 तक चला। ये वो समय था जब हमें देखने को मिलता है कि नाजीवाद जो था वो फैला और पूर्णतः इस समय के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी की स्थिति दयनीय हो गई थी। हमें देखने को मिलता है जापान जो था वो पूर्णतः बर्बाद हो गया था। यानी कुछ देश जो थे उन्होंने अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए पूर्णतः विश्व को बर्बादी की राह पर खड़ा कर दिया था। जब राजनीतिक स्थितियां इतनी ज्यादा दुर्बर हुई, इतने बड़े स्तर के ऊपर युद्ध हुए, इस वजह से हमें देखने को मिला कि साहब आर्थिक स्थिति जो थी वो भी पूर्णतः बर्बाद होती रही, कमजोर होती गई। अब जब राजनीतिक स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति अपने आप में कमजोर हो गई, तो हमें देखने को मिलेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब पूरे के पूरे विश्व के अंदर दो बड़ी शक्तियां जो है वो पूर्णतः उभर रही थी। हम इस बात को पूर्णतः जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उस दौरान हमें देखने को मिला था कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो अपने आप में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा, बड़ी ताकत बनकर उभरा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें देखने को मिलता है कि रूस जो था वो अपने आप में एक बड़ी ताकत बन चुका था और साम्यवाद जो था वहां पर पूर्णतः फैल चुका था। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि सोवियत रूस अपने आप में दूसरी बड़ी ताकत बनने वाला था। यानी अगर वैश्विक स्तर के ऊपर बात करूं तो दो शक्तियां धीरे धीरे उभर रही थी। अब इन दोनों शक्तियों के बीच में जो हमें देखने को मिलेंगे अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध होंगे, उसे हम शीत युद्ध की संज्ञा देंगे। इस पूरी की पूरी चैप्टर में हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों की क्या स्थिति थी, इन दोनों के रिश्तों की वजह से विश्व जो था वो परिवर्तन क्यों हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति जो है, इस पूरी के पूरे चैप्टर के अंदर अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि साहब काफी सारे जो देश थे उनके अंदर बड़ी बड़ी स्थितियां जो थी वो परिवर्तित हो रही थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एशिया के देशों की बात करूं तो एशिया के अंदर उपनिवेशिक जो शासन था, जो उपनिवेशिक शासन था वो पूर्णतः हट गया था। हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन ने काफी सारे क्षेत्रों को वहां पर छोड़कर और उनको पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई थी। साथ ही साथ में हमें देखने को मिलता है कि जो पहली वैश्विक शक्तियां थी उनमें से काफी सारी वैश्विक शक्तियां जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी। जैसे कि हमें देखने को मिलती है जर्मनी, जैसे कि हमें देखने को मिलती है साहब जापान। ये अपने आप में द्वितीय विश्व युद्ध के हार के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे, इनकी स्थिति अपने आप में दयनीय होती गई थी। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, वहीं सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद का हितैषी था। हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ अमेरिका जो है उभर रहा था और वो किसका समर्थक था? सब पूंजीवाद का समर्थक था, यानी कि मुक्त व्यापार के अंदर पूर्णतः ये अपनी आस्था रखता था। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि जो सोवियत संघ था वो अपने आप में साम्यवाद का हितैषी था, यानी वो पूरी तरीके से समाजवाद की बातें करते थे, साम्यवाद की बात करते थे और पूरे की पूरी समाज के अंदर जिनके पास संसाधन है और जो संसाधन विहीन है, इन दोनों के बीच में हमें एक भिन्नता देखने को मिलती है, एक भेदभाव देखने को मिलता है, उसको खत्म करने की यहां पर बातें कर रहे थे और वो भी एक क्रांति के माध्यम से। तो हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका और रूस यानी कि सोवियत संघ जो थे वो अपने आप में दो बड़े धड़ों के बीच में पूर्णतः बढ़ चुके थे। शांतिकाल शस्त्र विहीन युद्ध प्रारंभ हुआ जो कि शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस शांतिकाल में, शांतिकाल यानी कि 1945 के बाद का समय, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद का समय, हमें देखने को मिलता है कि शस्त्र विहीन युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। शस्त्र विहीन युद्ध, क्या ऐसा कोई युद्ध हो सकता है कि शस्त्र विहीन युद्ध हो? हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है। ये युद्ध हमें देखने को मिलता है कि कूटनीतिक तौर पर जो ये दो बड़ी शक्तियां थी वो पूर्णतः लड़ रही थी, ये अप्रत्यक्ष तौर पर लड़ रही थी। अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही तो एक गुट का समर्थन अमेरिका कर देता था, दूसरे गुट का समर्थन जो है वो पूर्णतः सोवियत रूस कर देता था। यानी ये युद्ध तो हुआ पर इन दोनों के बीच में शस्त्र विहीन युद्ध था, शस्त्रों का यहां पर कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के अनेक नवोदित देशों ने किसी भी गुट के अंदर शामिल न होकर गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। हमें देखने को मिलता है अभी अभी जो देश बने थे, जैसे कि भारत हो गया,
ये सारे के सारे देश जो है अब वो गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन कर रहे थे, यानी कि ना तो वो अमेरिका का साइड लेने वाले थे और ना ही वो सोवियत रूस का साइड लेने वाले थे, यानी वो दोनों से अलग होकर अपनी जो विदेश नीति है उसको पूर्णतः स्वतंत्र रखना चाहते थे। वो गुट निरपेक्षता की नीति की तरफ पूर्णतः चलते जा रहे थे। हमें देखने को मिलता है कि साहब शीत युद्ध जो था वो था क्या, कि भाई जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, शस्त्र विहीन युद्ध था, इसके अंदर स्थितियां क्या हुई और ये युद्ध क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वॉल्टर लिपमैन ने शीत युद्ध शब्द का जो है प्रयोग किया। छोटा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि साहब शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वॉल्टर लिपमैन किया। इसका मतलब यह है कि साहब दो शक्तियां गुटों के मध्य ऐसी युद्ध जैसी स्थिति से था जो कि युद्ध की स्थिति वास्तव में नहीं थी, कि साहब वास्तव में दो देशों के बीच में कोई खास युद्ध नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक शस्त्र विहीन युद्ध है, यानी इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध करा जाए। यानी आप ये समझ लो आसान सी भाषा में और कि मोहरे बनाकर यहां पर युद्ध जो है वो किया जा रहा है। यह एक कूटनीतिक युद्ध था, दो या दो से अधिक शक्तियों के मध्य सशस्त्र संघर्ष नहीं था, शांतिकालीन सशस्त्र विहीन युद्ध था। एक शाक्ति गुट का नेतृत्व जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में था, जिसे अमेरिकी गुट कहा जाता है या फिर जिसे आंग्ल अमेरिकी गुट कहा जाता है या पश्चिमी गुट भी कहा जाता है या फिर लोकतांत्रिक गुट कहा जाता है। एक गुट का जो मुझे देखने को मिलता है कि साहब जो समर्थन था वो पूर्णतः पश्चिमी जितने भी देश थे जो पूंजीवाद को समर्थन करते थे, जो पूर्णतः ये बात करते थे कि साहब पूंजीवाद जो है वो अपने आप में एक देश की ठीक ठाक अच्छी अर्थव्यवस्था है, उससे कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता, उससे किसी का कोई शोषण नहीं होता, उनका एक गुट जो है वो पूर्णतः बन चुका था। यहां पर इस्तेमाल किया गया आंग्ल अमेरिका, एंग्लो यानी कि ब्रिटेन के लोगों के लिए आंग्ल अमेरिका। लोकतांत्रिक क्यों, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते थे, लोकतांत्रिक ताकतों के अंदर ये बिलीव करते थे, इलेक्शन के अंदर बिलीव करते थे। और साम्यवाद के अंदर हमें देखने को मिलता है अधिनायकवाद जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। दूसरे गुट का नेतृत्व जो है नेता जो है वो सोवियत संघ था। इसे पूर्वी गुट या फिर सोवियत गुट या फिर समाजवादी गुट या फिर कई जगह पर साम्यवादी गुट के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिका निरंतर यह प्रचार करता था कि साहब सोवियत संघ जो है वो विस्तारवादी देश था, जिसने न केवल पूर्वी यूरोप के देशों में बलपूर्वक साम्यवादी सरकारों की स्थापना की थी और ये इन देशों के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा था। अब देखो यहां पर एक पूर्णतः एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताकर और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं। ये तो है साहब उत्तरी अमेरिका, ये हम अप्रोक्सीमेट तौर पर एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र पूर्णतः मानते हैं। यह हमें देखने को मिलता है साहब अफ्रीका, यह हमें देखने को मिलता है दक्षिणी अमेरिका, यह देखने को मिलता है साहब ऑस्ट्रेलिया। अब ये वाला जो क्षेत्र था यानी यूरेशिया वाला जो क्षेत्र था, यूरोप और एशिया के मध्य वाला क्षेत्र था, रशिया अपने आप की ताकत को धीरे धीरे यूरोप की काफी हद तक पहुंचा चुका था। अब जो यूरोपीय देश थे जैसे कि फ्रांस हो गया, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, जैसे कि जर्मनी हो गया, ये इस बात से बहुत ज्यादा सशंकित थे कहीं हमारे देश के अंदर भी साम्यवादी जो विचारधारा है वो ना पनप जाए, क्योंकि अगर साम्यवादी विचारधारा होगी तो ये सारे के सारे देश जो है वो अपने आप को रशिया से, सोवियत रूस से पूर्णतः जुड़ा हुआ मान पाए। तो साहब ये सशंकित होने की जो स्थिति थी वो इन दोनों गुटों के बीच में पूर्णतः चलती जा रही थी। सोवियत नेताओं ने अमेरिका को यह कहकर निंदा की कि वह उपनिवेशवादी है। ये भाई उपनिवेशवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ, ये अमेरिका की जो एमएनसी है ये अपने आप में आज के तौर पर उपनिवेशवाद का एक प्रतिनिधित्व करती है। ये साम्राज्यवादी है, ये अपना विस्तार करती है, ये पूंजीवादी शोषण का प्रतीक है कि साहब जो संसाधन विहीन है और जो संसाधन युक्त है उन दोनों के बीच में ये जो एक फर्क है उसको पूर्णतः बढ़ाती जाती है, पूर्णतः शोषण करती है। अमेरिकी गुट के अंदर शामिल कुछ प्रमुख देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, ग्रीस, पाकिस्तान तथा तुर्की। अब मैं अमेरिकी गुट की बात करता हूं तो ये कुछ ऐसे देश जो थे वो अमेरिकी तौर पर अमेरिका एज अ देश के तौर पर जो है पूर्णतः समर्थन करते थे। जब मैं सोवियत गुट की बात करता हूं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। अब यहां पर आप एक बात समझो, अभी जो यहां पर बात की जा रही है सोवियत गुट की, इसके अंदर ऐसे देश हैं जो अपने आप में इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थे, पर क्योंकि सोवियत संघ का केंद्रीकरण था, ताकत जो थी वो मॉस्को से चला करती थी, इस वजह से ये धड़ा भी अपने आप में बड़ा ताकतवर था। इनमें से देखने को मिलता है कि जो युगोस्लाविया था वो 1948 के अंदर उस गुट से अलग होकर गुट निरपेक्षता की नीति करती। और जब मुझे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू, जनरल टीटो, वो किससे जुड़े हुए थे, सब युगोस्लाविया से जुड़े हुए थे। इसी तरीके के जो नेता थे उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को पूर्णतः बढ़ाया, जिसका एग्जाम्पल हमें युगोस्लाविया के तौर पर देखने को पूर्णतः मिलता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि साहब ये जो शीत युद्ध थी इसकी प्रकृति कैसी थी। हमने गुट तो ढंग से समझ लिए साहब कौन कौन से गुट थे, क्या वो चाहते थे, कौन कौन से देश जो थे उसके अंदर शामिल थे, पर शीत युद्ध की प्रवृत्ति क्या थी। अगर आप मुझसे पूछे कि सर एक शब्द के अंदर आप इसकी प्रवृत्ति बताओ तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा साहब शस्त्र विहीन युद्ध या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध, जिसे अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रॉक्सी वॉर के तौर पर भी कहा जाएगा।
शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष जो थे वो आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते थे, शत्रु भाव रखते थे, सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों को एक दूसरे के ऊपर कमजोर बनाने का प्रयत्न करते थे। जैसे कि अगर हमें देखने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके अंदर कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है तो हमें देखने को मिलेगा कि अमेरिका और रूस जो है, सोवियत संघ जो है, वो अपने आप में दो धड़ों में बट जाएगा। किसी देश के अंदर स्थिति हो रही है, किसी देश के अंदर दो गुट बन चुके हैं, तो एक गुट का समर्थन अमेरिका कर देता था, दूसरे गुट का समर्थन सोवियत संघ कर देता था। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, भारत पूर्णतः समर्थन कर रहा था, तब हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान का समर्थन किया था किसने? तो पाकिस्तान का समर्थन किया था अमेरिका ने, और भारत का समर्थन जो है वो किया था सोवियत संघ ने। हमें देखने को मिलता है कि दूसरे देशों को के प्रभाव में लाने के लिए आर्थिक सहायता देना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र आपूर्ति, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी और साथ साथ में प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के पूर्णतः अंग थे। शीत युद्ध के पूर्णतः अंग थे। हमें यह देखने को मिलते हैं कि साहब शीत युद्ध की ऐसी प्रवृत्ति है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि साहब शीत युद्ध के कारण क्या थे। तो मैं यहां पे आपको पहला कारण बताता हूं, साहब ऐतिहासिक कारण। देखो, शीत युद्ध अपने आप में हुआ, इसके बारे में कह सकते हैं कि ये कोई 1945 के बाद की घटना नहीं थी, ये तो 1917 में ही चालू हो गई थी, उससे भी पहले चालू हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि जब रूस के अंदर क्रांति हो रही थी, बोल्शेविक क्रांति हो रही थी, तब पश्चिमी देश जो थे वो बहुत ज्यादा शंकित थे उस बात के ऊपर। उनको लग रहा था, उनको संशय था उनके दिमाग में कि भाई ये जो क्रांति है वो अपने आप में कहीं यूरोप के अंदर ना फैल जाए। तो वो जो समय था वो अपने आप में एक ऐसा कारण बनता है जिससे इन दोनों देशों के बीच में समस्या जो थी वो ऑलरेडी बनी हुई थी। भले ये 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर एक धड़े के साथ थे, दोनों साथ में थे, पर फिर भी इनकी जो सुगबुगाहट थी परेशानी की, वो हमें उससे पहले से देखने को मिल गई थी। पहले हम देखते हैं सब ऐतिहासिक कारण। सन 1917 के अंदर बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर पूरे के पूरे विश्व के अंदर साम्यवाद का प्रसार करना था। अब 1917 के अंदर हमने रूस की क्रांति देखी, तो साहब रूस की क्रांति में पूर्णतः यह बात आती है कि जो पश्चिमी देश थे उन्होंने पूर्णतः क्रांति को अस्थिर करने की कोशिश करी। जो बोल्शेविक क्रांति के बाद में जो शासन की स्थापना हुई उसको भी पश्चिमी देश ने विद्रोह के तौर पर जो है वो कई जगहों पर कमजोर करने की कोशिश करी। अब अपन चलते हैं और साहब बात करते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण है साहब सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन 1945 के अंदर रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल। अब भाई आप इस चीज से इमेजिन कर लो, रूजवेल्ट कहां से जुड़ा हुआ? तो साहब संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ। अगर मैं स्टालिन की बात करूं तो ये कहां से जुड़े हुए? तो साहब सोवियत रूस से जुड़े हुए। चर्चिल की अगर बात करूं तो ये कहां से जुड़े हुए? तो ब्रिटेन। तो दुनिया की जो तीन महाशक्तियां थी वो आपस में मिलकर पूर्णतः समझौता करती हैं, जो आने वाले समय की दुनिया की राजनीति को पूर्णतः जाहिर करने वाले थे कि साहब दुनिया जो है वो किस दिशा में जाएगी। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन शासन जो है और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान के ऊपर हमें देखने को मिलता है, पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन किया जाए। जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगे, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया, और स्टालिन ने जैसे ही अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया, तब हमें देखने को मिलता है कि दोनों देशों के बीच में एक भय का माहौल बनने लग गया। एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो पूर्णतः बढ़ने लग गया। मतलब दोनों जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की स्थिति में कदापि नहीं थे। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौता का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 के अंदर चर्चिल ने पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत सोवियत संघ का बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया गया। यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन ने भी पूर्णतः स्वीकार की जाएगी, ऐसी बातें वहां पर पूर्णतः होने लगी। हंगरी और यूगोस्लाविया का बराबर प्रभाव माना जाएगा, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों ने बाल्कन समझौता की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर वहां पर सहायता दी, और वह सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करने चाहते थे। और वो चाहते थे कि जैसी क्रांति सोवियत संघ के अंदर आई, जिसने इतने बड़े संघ का निर्माण किया, वैसी ही क्रांति इन क्षेत्रों के अंदर भी आए, और वो वहां पर सर्वहारा की तानाशाही पूर्णतः स्थापित करने वाले थे। यानी कि जो समझौता इन तीन शक्तियों के बीच में हुआ था, उसकी धज्जियां जो है वो स्टालिन ने पूर्णतः उड़ाने की सोच रखी थी। अब आप इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, हमने यहां पर देखा कि अभी तक जितनी भी, जैसे अगर हम जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं, इटली के एकीकरण की बात करते हैं, तो इन सब के अंदर एक स्थिति हमें कॉमन देखने को मिलती है कि जो संधियां हुई, अगर उनकी अवहेलना हुई तो फिर दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता था। तो साहब ये जो शीत युद्ध होने का कारण था वो इन्हीं संधियों की अवहेलना थी। चौथा कारण हमें देखने को मिलता है पारस्परिक संधि। मैंने आपको बताया कि साहब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो थे, उन दोनों के बीच में पारस्परिक संदेह था, ट्रस्ट डेफिसिट था। उसका कारण क्या था? एक तो दोनों की विचारधाराएं अपने आप में अलग थी, एक दोनों जो थे वो अपने आप में एटमी ताकतें थी।
दोनों की हमें देखने को मिलती है कि शुरुआत में तो सोवियत संघ की भी ताकत बहुत ज्यादा थी, आर्थिक संसाधनों से भरा पड़ा था। अमेरिका की अगर बात करें तो वो भी आर्थिक संसाधनों से भरा पड़ा था। हमें देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी के मामले में भी सोवियत और साथ साथ में अमेरिका का एक प्रतिद्वंदिता कंटिन्यू तौर पर चलती जा रही थी। सोवियत संघ तथा पश्चिमी देश युद्ध में मित्र थे तथा जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। पश्चिमी देश ने बोल्शेविक क्रांति को विफल करने का यहां पर प्रयास किया था, और सिर्फ बोल्शेविक क्रांति को ही विफल करने का प्रयास नहीं किया, साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि जब शासन स्थापित हुआ तो उसको अस्थिर करने की भी कोशिश की थी। गृह युद्ध में लेनिन सरकार के विरुद्ध हस्तक्षेप किया था। ब्रिटेन और अमेरिका भी ये नहीं भूल सके थे कि जब 1917 के अंदर बोल्शेविक सरकार ने जर्मनी से युद्ध बंद कर दिया था तो पश्चिम के साथ जो है वो विश्वासघात था, और इसका लाभ जो था वो पूर्णतः शत्रु को ही था। 1938 से 1939 के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर सोवियत संघ की बात को अनसुनी की थी। जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया की संप्रभुता के नाश के समय पर चुप रहे तथा चेकोस्लोवाकिया के विघटन के अंदर जर्मनी का साथ दिया जाए, यह हमें देखने को मिलता है कि स्थिति अपने आप में बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन और फ्रांस की उदासीनता भी एक बड़ा कारण था कि साहब ब्रिटेन और फ्रांस की उदासीनता से दुखी होकर जब सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया, तब पश्चिमी देशों ने सबसे बड़ा विश्वासघात माना। उनको लगा कि साहब ये तो हमारे धड़े के अंदर थे, इन्होंने जर्मनी से जो है वो किस प्रकार समझौता कर लिया। हमें देखने को मिलता है कि शीत युद्ध नामक अभूतपूर्व तनाव उत्पन्न करने का दायित्व दोनों पक्षों पर ही था, और अमेरिका और रूस दोनों ऐसी स्थितियों के अंदर अपने आप को लाकर खड़ा कर रहे थे जैसे शीत युद्ध, या मैं कहूंगा सर पहले तो एक प्रत्यक्ष युद्ध जो है वो होने जा रहा था, पर स्थितियां ऐसी रही कि शीत युद्ध ही पूर्णतः बना रहा। शीत युद्ध ही बना रहा। तो सोचो भाई, किस तरीके से कैसे ऐसे कारण हुए जिससे हमें एक ऐसा युद्ध देखने को मिला जो युद्ध प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं था, पर वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष था, शस्त्र विहीन था, और मुझे देखने को मिलता है कि वो गुट की राजनीति को पूर्णतः बढ़ावा दे रहा था। पर मैं आपको ये कहूंगा कि साहब शीत युद्ध का समय अब तो पूर्णतः चला गया, लेकिन आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि चीन जो है वो अपने आप को एक ताकत के तौर पर बना रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा वो सिर्फ और सिर्फ कुछ गुट नहीं, काफी सारे गुटों में होगा, जिसमें एक गुट जो है वो भारत उसका प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि साहब भारत तो अपनी सोने की चिड़िया थी और बहुत ही जल्दी वापस भी बन जाएगी। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।